तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने इस कहानी को छोड़ा था, यानी रुसुकाना आइलैंड पर लूफी की आइकॉनिक स्ट्रॉ हैट के साथ। लेकिन इस बार 2 साल बीत चुके हैं और इस दौरान लूफी ने इस आइलैंड पर काफी सारे जानवर दोस्त बना लिए हैं और अब समय आ गया है लूफी की पायरेट जर्नी को दोबारा शुरू करने का। बोआ हैंकॉक उसे सबाउडी ले जाने के लिए आई है ताकि वो अपने दोस्तों से दोबारा मिल सके। एंड गुड लॉर्ड, 2 साल में क्या नहीं चेंज हो गया। सोगेकिंग इतना मोटा हो गया, फ्रैंकी का तो मानो बुरा वक्त चल रहा है, चॉपर डियर से फॉक्स बन गया और जोरो का पेट आ गया। लेकिन डरने की बात नहीं है क्योंकि हमको पता चलता है कि ये सब फेक हैं, जिन्होंने स्ट्रॉ हैट क्रू के गायब होने का फायदा उठाया है और इनका लीडर डेमोरो ब्लैक है। लेकिन बंदे का लक तो देखो, डेमोरो ब्लैक असली स्ट्रॉ हैट लूफी से टकरा जाता है और उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। सेंटोमारू भी उसे अच्छे से बजा देता है जो असली लूफी को पकड़ने आया है। एनीवेज, इस सब के बीच हमारी कहानी के असली हीरोज जो कि कमाल के लग रहे थे, 2 साल की ट्रेनिंग के बाद एक दूसरे को धीरे धीरे करके ढूंढते हैं और उनकी शिप 1000 सनी भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में थी। इसका श्रेय जाता है बार्थलम्यू कुमा को, जिसने डॉक्टर वेगापंक से डील की थी कि उसको 1000 सनी को प्रोटेक्ट करने के लिए रीप्रोग्राम कर दें जब तक स्ट्रॉ हैट्स वापस न आ जाए। लेकिन इसके साथ ही सबॉडी में मरीन्स और सेंटामारू 2 पैसिफिस्टा के साथ स्ट्रॉ हैट्स को पकड़ने आए हैं और हमें फ्यूचर पायरेट किंग और उसके 2 कमांडर्स की 2 साल की ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाई देता है, जहां लूफी पैसिफिस्टा को एक पंच में हरा देता है और वहीं जोरो और सांजी को भी ज्यादा समय नहीं लगता पैसिफिस्टा को हराने में। और बाकी मरीन्स की बात करें तो स्ट्रॉ हैट्स के एलाइज उनको रोकने में मदद करते हैं, जिसमें शामिल थे पेरोना, बोआ हैंकॉक, हेरेकल्स, वेदेरिया के साइंटिस्ट, काम्बाका लैंड के निवासी और लूफी का टीचर सिल्वर रेली। और अपनी यात्रा शुरू करने से पहले लूफी रेली से कहता है, I'm gonna do it! I'm gonna be the king of the pirates! You hear me? जिसे सुन के रेली के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उस दिन को याद करता है जब वो पहली बार गोल्ड डी रॉजर से मिला था, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि लूफी की स्ट्रॉ हैट का असली ओनर खुद पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर था। खैर, स्ट्रॉ हैट्स फिशमैन आइलैंड के लिए निकलते हैं, जहां नामी बहुत ही आसानी से 1000 सनी को ओशन फ्लोर में नेविगेट करती है, जहां पर उनकी मुलाकात न्यू फिशमैन पायरेट्स के मेंबर्स के साथ होती है, जो इंटरेस्टिंगली स्ट्रॉ हैट के बारे में जानते हैं और लूफी को देखते ही पहचान लेते हैं कि इसी आदमी ने आर्लोंग को ईस्ट ब्लू में हराया था। लेकिन वो ये भी जानते थे कि लूफी ने हाची की जान बचाई थी, तो वो स्ट्रॉ हैट्स को 2 ऑप्शन देते हैं, या तो वो उनके साथ उनके ग्रुप में शामिल हो जाएं, नहीं तो अभी इसी वक्त उनकी शिप को समुंदर में डुबा दिया जाएगा। सो नेचुरली लूफी और उसके दोस्त ऑप्शन 3 चुनते हैं, जिसमें वो फिशमैन आइलैंड में कूप डी बर्स्ट यूज करके घुसते हैं, जिससे उनकी शिप का बबल कोट फट जाता है और वो आइलैंड में अलग हो जाते हैं, जिसमें से पहला ग्रुप अपने आप को केमी के घर पाता है। याद है ना, वो मरमेड जिससे हम पहली बार सबॉडी में मिले थे। और जल्द ही वो पपाक से भी मिलते हैं, जो अब एक फेमस फैशन डिजाइनर बन चुका है और बहुत अमीर हो चुका है। इसी बीच फिशमैन आइलैंड के फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में एक रेवोल्यूशन की तैयारी हो रही है, जहां हमें न्यू फिशमैन पायरेट्स के कैप्टन होडी जोन्स को दिखाया जाता है, जो प्लान कर रहा है फिशमैन आइलैंड पर कब्जा करने की और अपने एंटी ह्यूमन सेंटिमेंट्स को अपने लोगों में फैलाने की। ये ग्रुप आर्लोंग से इंस्पायर्ड है, जो कि मेन एंटागनिस्ट था ईस्ट ब्लू सागा का, और वो खुद इंसानों से बेहद नफरत करता था। आर्लोंग को इंसानों से नफरत फिशर टाइगर की वजह से हुई थी। फिशर टाइगर के बारे में हम कह सकते हैं कि उसकी वन पीस की दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक बैक स्टोरी है। फिशर टाइगर एक एक्सप्लोरर था और उसके एडवेंचर के किसी पॉइंट पर वर्ल्ड नोबल्स ने उसे अपना गुलाम बना लिया। हालांकि वो वहाँ से किसी तरह से बचकर निकल गया, लेकिन वो वापस आया और रेड लाइन को चढ़कर मैरी जॉयस के होली लैंड पहुंचा। वहाँ पर उसने वर्ल्ड नोबल्स पर अटैक किया और कई गुलामों को आजाद किया, जिसमें बोआ हैंकॉक और गॉगन सिस्टर्स भी शामिल थी। फिशर टाइगर ने फिर सन पायरेट्स का एक ग्रुप बनाया, जिसमें फिशमैन जो गुलाम बनाए गए थे
वो शामिल थे। इस क्रू में कुछ नोटेबल फिगर्स भी शामिल थे, जैसे कि आरलोंग, हाची और जिनबे। इनफैक्ट हम देखते हैं कि जिनबे और आरलोंग एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। सन पायरेट्स के सफर के दौरान उन्हें एक छोटी लड़की मिलती है जिसका नाम कोआला होता है। कोआला अपने घर वापस जाने के लिए उस क्रू में शामिल हो जाती है, क्योंकि कभी वो भी सेलेस्टियल ड्रैगन्स की गुलाम थी और वो भी तभी वहाँ से भाग गई थी जब फिशमैन टाइगर ने सारे गुलामों को आजाद किया था। शुरू में हमें ये दिखाई देता है कि कोआला के पास उसके गुलामी के वक्त की कुछ बुरी यादें हैं, जिसकी वजह से वो हर वक्त मुस्कुराती है और बस सॉरी कहती है। I'm sorry. I promise that I'll never cry. Just please don't kill me. लेकिन वक्त के साथ वो उस ट्रॉमा को ओवरकम करती है, जिससे हम उसके रियल इमोशन और उसकी असली मुस्कान को देखते हैं और कोआला क्रू के सभी सदस्यों के साथ दोस्ती करती है। जब फिशर टाइगर कोआला को उसके घर ले जाता है तो वहाँ के लोग उसकी काइंडनेस का बदला मरीन्स को उसके बारे में इन्फॉर्म करके देते हैं, जिसकी वजह से मरीन्स उसको और उसके क्रू को चारों ओर से घेर लेती है। वो बच तो जाते हैं, लेकिन फिशर टाइगर बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिशर टाइगर अपने अंतिम समय में इंसान के खून को लेने से मना कर देता है, जिससे उसकी जान बच सकती थी, और कहता है कि वो कभी इंसानों को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन वो अपने साथियों से ये भी कहता है कि उन्हें अपनी नफरत को आगे आने वाली जनरेशन में फैलने नहीं देना है। जिसके बाद फिशर टाइगर की मौत हो जाती है। टाइगर की मौत के बाद सन पायरेट्स दो हिस्सों में बट जाते हैं और आरलोंग अपना अलग पायरेट ग्रुप बनाकर ईस्ट ब्लू जाता है, जहां वो नामी के विलेज कोकोयाशी पर कब्जा करता है। आरलोंग की नफरत होडी जोन्स को प्रभावित करती है, जो न्यू फिशमैन पायरेट्स को दोबारा बनाता है। आज के समय में इस ग्रुप का एक और साथी है जो इनके मिशन में इनकी मदद करता है, जिसका नाम वेंडर डेकन्स द नाइन्थ है, जो मरमेड प्रिंसेस सिराहोशी से कहने को तो मोहब्बत करता है, लेकिन उसको मारना भी चाहता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस सिराहोशी पिछले 10 साल से अपनी सेफ्टी के लिए अपने कमरे में ही कैद है, क्योंकि डेकन के पास माटो माटोनोमी डेविल फ्रूट की पावर है, जिससे वो अपने टारगेट को कहीं से भी हिट कर सकता है, चाहे वो अपना हथियार किसी भी डायरेक्शन में भेजे। तो डेकन और न्यू फिशमैन पायरेट्स एक अलायंस फॉर्म करते हैं और कसम खाते हैं कि वो फिशमैन आइलैंड को हमेशा के लिए बदल देंगे। खैर, फिशमैन रॉयल्टी की बात हुई है तो किंग नेपट्यून, लूफी और बाकी स्ट्रॉ हैट मेंबर्स को अपने पैलेस में बुलाते हैं और बाद में उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैडम शार्ले जो भविष्य देख सकती हैं, वो देखती हैं कि भविष्य में लूफी फिशमैन आइलैंड को तबाह कर देगा। इसी बीच लूफी खाने की खुशबू सूंघकर उसी प्रिंसेस सिराहोशी के कमरे में चला जाता है। पहले तो सिराहोशी को लगता है कि लूफी उसे मारने आया है, लेकिन जब लूफी सिराहोशी को डेकन के हमले से बचाता है तो वो जल्द ही दोस्त बन जाते हैं और लूफी सिराहोशी का बॉडीगार्ड बनने का ऑफर करता है, ताकि सिराहोशी अपनी माँ की ग्रेव को विजिट कर सके। अब सिराहोशी की माँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर है। क्वीन ओटोही में फिशर टाइगर की पोलर अपोजिट थी, जिनका गोल था फिशमैन रेस और ह्यूमन रेस का यूनिफिकेशन, ताकि एक दिन फिशमैन ह्यूमन के साथ पीसफुली समुद्र के ऊपर की दुनिया में रह सकें। कई बार उन्होंने फिशमैन आइलैंड के नागरिकों को मनाने की कोशिश की और आने वाली जनरेशन को ऊपर की दुनिया के बारे में बताया, ताकि एक दिन उनका ये सपना पूरा हो सके। फिर एक दिन एक सेलेस्टियल ड्रैगन की शिप फिशमैन आइलैंड में टकरा जाती है। ऐसे में फिशमैन आइलैंड के लोग उसे मारने की सोचते हैं, लेकिन ओटोही में अपनी जान की परवाह ना कर उसकी जान बचाती है, जिससे उसे मौका मिलता है वर्ल्ड नोबल के साथ समुद्र के ऊपर जाने का, ताकि वो अपने सपनों के बारे में बाकी वर्ल्ड नोबल्स के साथ डिस्कस कर सके। ओटोही में जब वापस लौटती है तो उसे पब्लिक का ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिलता है और उसके लिए चीजें बहुत अच्छी जा रही थी और वो अपने गोल के बहुत करीब थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपने गोल को पूरा कर पाती, ओटोही में होडी जोन्स द्वारा मारी जाती है, जो इस सब का ब्लेम एक इंसान पर डाल देता है, thus रिस्टार्टिंग द साइकिल ऑफ हेट्रेड। प्रेजेंट में होडी जोन्स रॉयल पैलेस में हमला करता है, जहाँ उसकी और जोरो की लड़ाई होती है और जोरो उसको पेल देता है, जबकि लड़ाई पानी में हुई थी। लेकिन फिशमैन पायरेट्स अंत में किंग नेपट्यून को बंदी बना लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ग्योंको प्लाजा ले जाते हैं, जहां पूरी 1 लाख फिशमैन पायरेट्स की सेना तैयार है पूरे आइलैंड पर कब्जा करने के लिए। और इस टाइम पर फिशमैन पायरेट्स ने रॉयल पैलेस से एक स्पेशल एनर्जी स्टीरॉयड भी चुरा लिया है, जो उनको एक सिग्निफिकेंट पावर बूस्ट देता है, जिसको कंज्यूम करके होडी जोन्स इससे ये बन गया। इसी बीच लूफी सिराहोशी को उसकी माँ के रेस्टिंग प्लेस पर
ले जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात जिनबे से होती है, जो सिराहोशी को वहाँ देखकर चौंक जाता है। और एक हार्टफेल्ट रियूनियन के बाद जिनबे लूफी को फिशर टाइगर और ओटोहिमे की कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री के बारे में बताता है और लूफी को इस सब से दूर रहने की रिक्वेस्ट करता है, फिशमैन और इंसानों के बीच चलती आ रही नफरत की वजह से। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, लूफी को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जिसको रॉबिन शांत कराती है और वो सारे होडी को रोकने का प्लान बनाते हैं। तो प्लान सिंपल है, ग्योंको प्लाजा पर हमला करना, न्यू फिशमैन पायरेट्स को हराना और पूरी रात पार्टी करना। मोस्ट ऑफ द प्लान बहुत स्मूथली चल रहा था, जिसमें लूफी अपनी कॉन्करर हाकी से होडी जोन्स की आधी सेना को बेहोश कर देता है और न्यू फिशमैन पायरेट्स के ऑफिसर्स को स्ट्रॉ हैट पायरेट्स बड़ी आसानी से हरा देते हैं, जिसमें वो अपनी न्यू स्किल्स दिखाते हैं। लेकिन एक टीनी टाइनी प्रॉब्लम हो जाती है और उस प्रॉब्लम का नाम है वेंडरडेकन, जिसे सिराहोशी ने पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया था। तो उसने अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का इस्तेमाल करके एक एंशिएंट वेसल जिसका नाम नोआ है, उसे सिराहोशी की तरफ फेंक दिया। ये जहाज इतना विशाल है कि ये फिशमैन आइलैंड को तबाह करने की ताकत रखता है और ये जहाज ही लूफी और होडी की लड़ाई का बैटल ग्राउंड बनता है। ये लड़ाई लूफी के लिए थोड़ी मुश्किल साबित होती है, क्योंकि ये लड़ाई अंडर वाटर हो रही थी और डेविल फ्रूट यूजर सी वाटर में कमजोर होते हैं। लेकिन लूफी इवेंचुअली होडी जोन्स को हराता है और नोआ को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करता है ताकि वो फिशमैन आइलैंड को बचा सके। लेकिन ये प्रयास जरूरी नहीं था, क्योंकि तब सिराहोशी अपनी एक स्पेशल पावर को रिवील करती है कि वो सी किंग से कम्युनिकेट कर सकती है, जो आते हैं और नोआ को उसके रेस्टिंग प्लेस ले जाते हैं, जिससे फिशमैन आइलैंड बच जाता है। और हमें पता चलता है कि सिराहोशी ये सब इसलिए कर पा रही थी क्योंकि उसने एक एंशिएंट वेपन पोसाइडन की पावर को इनहेरिट किया है, जो कि रिकू फैमिली लाइन में पास डाउन होती है, जिससे सिराहोशी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन जाती है वन पीस की। लेकिन इस सब के दौरान लूफी बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। लेकिन फिशमैन आइलैंड में ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एक टाबू माना जाता है, यू नो द होल फिशर टाइगर सिचुएशन। लेकिन जिनबे लूफी को तुरंत खून देने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे हमें एक इंसान और एक फिशमैन की दोस्ती को दिखाया जाता है और लूफी जिनबे को उसके क्रू में शामिल होने को कहता है, जिसके जवाब में जिनबे हाँ भी करता है और ना भी। यानी जिनबे कहता है कि वो ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन अभी उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। खैर, इस सब के बाद वेंडरडेकन और फिशमैन पायरेट्स को पकड़ लिया जाता है और उन्हें एनर्जी स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ता है, जिसमें वो बड़ी तेजी से बूढ़े हो जाते हैं। और अब इट्स पार्टी टाइम, जहाँ सारे फिशमैन स्ट्रॉ हैट्स के साथ एंजॉय करते हैं। और इस पार्टी के दौरान हमें कुछ मेजर रिवील्स मिलते हैं। फ्लीट एडमिरल की पोजीशन के लिए अकाइनु और अकोजी में लड़ाई होती है, जो एक आइलैंड पर 10 दिन तक चलती है, जिसमें अकाइनु जीत जाता है और फ्लीट एडमिरल बन जाता है। वहीं दूसरी ओर अकोजी मरीन्स को छोड़ देता है। ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड की टेरिटरीज पर कब्जा करना शुरू करता है और एक योंको बन जाता है और वो दूसरे डेविल फ्रूट यूजर्स को भी हंट करना शुरू करता है ताकि वो उनकी पावर को चुरा सके। रॉबिन को सी फॉरेस्ट में एक और रोड पोनेग्लिफ मिलता है, जो बाकी पोनेग्लिफ से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसमें जॉय बॉय ने मरमेड प्रिंसेस से माफी मांगी थी अपना वादा पूरा न करने के लिए, जिसमें वो नोआ के पर्पस को पूरा नहीं कर पाया और हम पहली बार जॉय बॉय का नाम सुनते हैं। खैर, फिशमैन आइलैंड सागा इसी के साथ खत्म नहीं होता, क्योंकि तब वहाँ पर बिग मॉम पायरेट्स के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स नाइट टमागो और पैकॉम्स आते हैं। असल में व्हाइट बेड की मौत के बाद शार्लेट लिलिन AKA बिग मॉम ने फिशमैन आइलैंड को प्रोटेक्शन देने का वादा किया, लेकिन बदले में फिशमैन आइलैंड को कांस्टेंट कैंडीज सप्लाई करनी होगी। लेकिन अफसोस, पिछले इवेंट्स के कारण कैंडी फैक्ट्री तबाह हो गई थी, जिसके कारण फिशमैन आइलैंड के लोग बिग मॉम के लिए कैंडी नहीं बना पाए। इस पर लूफी जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि वो सारी कैंडीज उसने खा ली हैं और वो न्यू वर्ल्ड में जाएगा और बिग मॉम को हराएगा ताकि वो फिशमैन आइलैंड को क्लेम कर सके। और बिग मॉम को थोड़ा और गुस्सा दिलाने के लिए लूफी ये भी कहता है कि वो पायरेट किंग बनेगा। यू नो, लूफी है भाई और वो कैजुअली एक योंको से जंग का ऐलान कर सकता है। खैर, लूफी के एफर्ट्स सक्सेसफुल होते हैं और बिग मॉम फिशमैन आइलैंड को छोड़कर अपना सारा गुस्सा लूफी पर निकालने का वादा करती है। लेकिन अभी के लिए सब ठीक है और स्ट्रॉ हैट क्रू सबको अलविदा कहते हैं और सिराहोशी से वादा करते हैं कि वो एक दिन उसे एक एडवेंचर पर
ले जाएंगे। फिर स्ट्रॉ हैट्स न्यू वर्ल्ड के सफर के लिए निकलते हैं और इसी के साथ फिशमैन आइलैंड सागा खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।